गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मॉडर्न डिस्कसिंग एस्पेक्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था उस टॉपिक का अगला टॉपिक लेने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे कि नॉन पेशेंट कॉम्प्लायंस जो है वो क्यों हो रहा है, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, वो हम लोग को कल देख चुके थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पेशेंट काउंसलिंग और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। ये हम देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। सबसे पहले तो पेशेंट काउंसलिंग के डेफिनेशन समझ लेंगे। पेशेंट काउंसलिंग काउंसलिंग का मीनिंग ही समझेंगे। काउंसलिंग का मतलब होता है बातचीत के जरिए। तो बातचीत हम कर रहे हैं तो किसी को एडवाइस दे सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, तो किसी को नहीं। यहाँ पर फार्मासिस्ट पेशेंट को गाइड करने वाला है, एडवाइस करने वाला है अबाउट द सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग। सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब होता है कि जो ड्रग सेफ्टी के दायरे में यूज करना है उसको उतना ही यूज करना है, और रैशनल मतलब कि जितना जरूरी है, रिगार्डिंग द क्वांटिटी, जितना डोज बोला गया है उतना ही लेना है। दैट मीन्स सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग। तो अभी देख लेते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा आपके सामने। फार्मासिस्ट गाइड एंड एडवाइस दी patient about the safe and rational use of drugs and medicine। ये होगी पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन। इसके अलावा फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कौन से डिफरेंट फंक्शंस है जो उसको परफॉर्म करने हैं, तो वो यहाँ 10 नंबर के हम लोगों ने, फिर 10 नंबर तक के हम लोगों ने फंक्शन लिखे हैं विद एग्जाम्पल लिखे हैं। तो हम लोग उसको फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है मैंने, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम पैकेज। अब कई सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं उनको यही नहीं पता रहता है कि इस फॉर्मुलेशन को यूज कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है एरोसोल पंप। अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, फर्स्ट टाइम उनको अगर वो पंप दिया गया, एरोसोल का पंप दिया, उसमें ड्रग कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे पंपिंग करना है, कैसे पूरा फेस कवर करके रखना है ताकि वो वेपर्स बाहर ना जाए, ये उसको थोड़ा सा गाइड करना है, डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और भी ऐसे कई सारे फॉर्मुलेशन है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको बताना पड़ सकता है फार्मासिस्ट को। ठीक है ना, हाउ टू एडमिनिस्टर। अब हाउ टू एडमिनिस्टर का मतलब होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जैसे आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, उसमें उसको बताना है। कोई ड्रग सबलिंगुअली ही लेना है, कोई मेडिसिन है, टेबलेट है, तो सबलिंगुअल बिलो द टंग उसको बताना है, जबान के नीचे ही रखना है टैबलेट, उसको कहीं और नहीं रखना है। जैसे कोई टैबलेट च्यू करके लेना है तो उसको चबा कर खाना है, जैसे जेलोसिल टैबलेट उसको च्यू करके खाना पड़ता है। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो वे है वो समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, एग्जाम्पल में लिखा है बिफोर मील, आफ्टर मील। कई सारे स्टमक के ऊपर काम करने वाली जो मेडिसिन है, जैसे एंटी डायरियल ड्रग है, वोमिटिंग के लिए ठीक करने के लिए जो दवा होती है वो एंटी स्टमक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिफोर मील में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर फूड के साथ में लिया ड्रग का डाइल्यूशन हो जाएगा, इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये बताना है। आफ्टर मील में जैसे बताया एंटीबायोटिक्स है, इसको आफ्टर मील में ही लेना है, खाना फुल स्टमक में ही लेना है ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से हो, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें अच्छी हो। तो ये आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर मील है या आफ्टर मील है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि पेशेंट को अवेयर कर देना है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, जैसे टीबी का पेशेंट है तो उसको बताना है कि आपका ट्रीटमेंट 6 महीने तक चल सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। इसका आपको बीच में स्किप नहीं करना है, पूरे डोसेस बराबर लेने, डोज स्किप नहीं करना है। ये जो हो गया ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पेशेंट को जानकारी देना बहुत जरूरी है। फार्मासिस्ट को बताना है उसको लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप टीबी, कैंसर, ये डिजीज को याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर 5th नंबर पे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में बताया फार्मासिस्ट टेल अबाउट कॉमन साइड इफेक्ट। जैसे कि इसको डराना नहीं है, पेशेंट को डराना नहीं है, लेकिन बताना है कि एम्पेसिलिन जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, इसको लेने के बाद डायरिया होता ही है, तो घबराने की बात नहीं है, डायरिया होगा पर आपको मेडिसिन का कोर्स पूरा लेना है। जैसे मेट्रोनिडाजोल है, उससे हेडेक होता है, ये उनको पहले से बता देना है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट की प्रिपरेशन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं, फेरस सल्फेट आयरन का प्रिपरेशन है। ठीक है, तो उस केस में ये बताना है कि डार्कनेस ऑफ स्टूल जो है वो होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू आपका कोर्स कंप्लीट करना है, ये बताना है। ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में उनको बता देना है ताकि वो घबराए नहीं और पैनिक ना हो और ना वो डिसकंटिन्यू करे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एलर्जी। फार्मासिस्ट को कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जैसे किसी पेशेंट में एलर्जिक वहाँ पर रिएक्शंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे आई ड्रॉप है, किसी पेशेंट को आई में ड्रॉप डालने के लिए बोला, उसके बाद में उसको इरिटेशन हुआ, कुछ एलर्जी हुआ, कुछ रेडनेस हो गई, ये एलर्जी का प्रकार हो गया। तो ऐसे केस में वहाँ पर उसको डिसकंटिन्यू कर देना है और कंसल्ट करना है फिजिशियन को, ये उसको बताना है। ठीक है, वहाँ पर जब आई ड्रॉप का हम देख रहे हैं फॉर्मुलेशन का रहता है एक ऐसा
कार्टन रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है इफ एलर्जी परसिस्ट डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट द फिजिशियन। लिखा रहता है, बारीक अक्षरों में लिखा रहता है, पेशेंट देखता नहीं है और फार्मासिस्ट को ये उसको बता देना चाहिए, तो उसको रिकॉल हो जाता है कि मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे इसको डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है ना। ड्रग इंटरेक्शन के केसेस में फार्मासिस्ट ने जैसे बताना है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हूँ, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, तो ये टेट्रासाइक्लिन के केस में उनको बताना है कि इस ड्रग के साथ में आपको मिल्क नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। ये इतना तो नहीं समझेगा उनको, सिर्फ ये बताना है कि ये ड्रग के टाइम पे मिल्क नहीं लेना है। ठीक है। माओ इनहिबिटर्स अगर दे रहे हैं तो अवॉइड चीज बटर बनाना, ये जो चीजें हैं वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ये अवॉइड करने हैं माओ इनहिबिटर के केस में। अब उनको पूरी पैथोफिजियोलॉजी तो आप समझा के बता नहीं सकते, लेकिन ये चीज आप उनको बता सकते हैं। तो हम लोग अब ये देख लिए हम लोगों ने ड्रग इंटरेक्शन। नाउ 8 नंबर पे हमारा स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन जो है उसमें फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को बताएगा अबाउट द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन की सेफ्टी और स्टेबिलिटी की बात आ रही है। सेफ्टी में हम बताएंगे जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है, तो ये जो है फ्रिज में रखना बहुत जरूरी है, अगर इसको बाहर रख दिया तो ये खराब हो सकता है। और सिमिलरली विटामिन के प्रिपरेशन अगर दे रहे हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये अंबर कलर की बोतल में ही स्टोर करने होने चाहिए और लाइट से दूर रखना है। ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये हो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड इशू। नाउ नेक्स्ट 9th नंबर पे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन के केस में जैसे इमल्शन है, सस्पेंशन है, तो उनको बताना है कि ये प्रोडक्ट को शेक वेल बिफोर यूज करके ही यूज करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सस्पेंशन है, अगर शेक नहीं किया तो नीचे पूरा सेडिमेंट रहेगा, ऊपर सुपरनेटेड लिक्विड रहेगा, ऊपर वो डाइल्यूटेड फॉर्म में चली जाएंगी डग और नीचे वो रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको शेक करके ही एडमिनिस्टर करना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा। ना 10th नंबर पे मैंने लिखा है रिफिल इन्फॉर्मेशन। रिफिल का मतलब फार्मासिस्ट को पेशेंट को जरूर से बताना है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पूरा फिलअप हो चुका है, मतलब जितने आइटम प्रिस्क्रिप्शन में लिखे थे वो सारे उसको दे दिए हैं, एक आइटम लेफ्ट है या 2 आइटम लेफ्ट है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी उसको बताना है। सिमिलरली फार्मासिस्ट को बताना है कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 1 वीक का है या 15 डेज का है या 1 मंथ का है, और 15 डेज में से जैसे हो गए हैं तो अगले 15 दिन के बाद उसको वापस से रिफिल करवाना है, उसको वापस से मेडिसिन लेनी है, स्टॉप नहीं करना है। ये उसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया रिफिल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक देखा? हमने देखा डेफिनेशन ऑफ पेशेंट काउंसलिंग और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ये पूरा जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स लिखी है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग में आती है। ठीक है, आप इसको समझिए और पढ़ें। थैंक यू।